नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सत्ता की साझेदारी ये जो चैप्टर है उसे पढ़ेंगे। क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट है जो कि सिविक्स का है। इस चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी पार्ट से ही पूरा चैप्टर हमारा रिलेट करेगा। इस पार्ट में हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में समझने वाले हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका में आखिरकार कंडीशंस क्या है। शुरुआत करते हैं बेल्जियम से समझने। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है और इसकी क्षेत्रफल हरियाणा से भी छोटा है। अगर इसका क्षेत्रफल देखें हम तो हरियाणा से भी ये छोटा है। इसकी जो सीमाएं हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। अगर इसकी सीमाएं देखोगे तो फ्रांस से टच होंगी, नीदरलैंड से, जर्मनी से, लग्जमबर्ग से टच होंगी। इसकी आबादी लगभग 1.15 करोड़ है और यहाँ की जातीय बनावट बहुत जटिल है। यानी इसकी आबादी तो 1.15 करोड़ है जो कि हरियाणा की आबादी से लगभग आधी है। अगर अभी की देखें तो लगभग 2 करोड़ की वहां पे आबादी है और 2 करोड़ से प्लस ही हालांकि, और यहाँ पे लगभग 1 करोड़ की पाई जाती तो लगभग आधी है। और यहाँ पर जैसे भारत देश के अंदर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, सेम इसी तरीके से बेल्जियम के अंदर भी यही कंडीशन है। अगला आता है, ये रहा हमारा बेल्जियम का मैप। हालांकि मैप में से अच्छा नहीं बना है पर समझने लायक में काफी अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी इसमें। ये नीदरलैंड की सीमा है, कंट्री है, ये जर्मनी, ये लग्जमबर्ग और जैसा फ्रांस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनसे टच होता है हमारा ये जो है बेल्जियम। बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है। ये हमने यहाँ पे ब्रुसेल्स को मार्क कर रखा है। अब पहले समझते हैं इसका अपर पार्ट। ये जो ऊपर पार्ट है ये फ्लेमिश है, इसको फ्लेमिश इलाका कहा जाता है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो डच भाषा बोलते हैं और इनकी अगर पॉपुलेशन देखें 59% लोग, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इसको छोड़कर 59% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। वैलोन, ये रहा वैलोन हमारा। यहाँ पर जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषी बोलते हैं, यानी यहाँ के लोग जो हैं फ्रेंच भाषा बोलते हैं और इनकी पॉपुलेशन है 40%। अगर देखा जाए तो फ्रेंच जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, वो लोग अमीर है एज कंपेयर टू डच भाषी जो डच लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पे भी कुछ है। यहाँ पे जर्मन भाषी लोग हैं जो जर्मन बोलते हैं और इनकी जो परसेंटेज देखे तो लगभग 1% लोग हैं जो जर्मन बोलते हैं। यानी सबसे ज्यादा जो बोली जाती है वहां पे डच भाषा बोली जाती है लगभग 59% और फ्रेंच भाषा जो बोली जाती है लगभग 40% वहां पे बोली जाती है और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग केवल 1% रहते हैं। और वैलोन जो है, यहाँ पे जो फ्रेंच भाषी लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा अमीर, यानी फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग अमीर हैं। अब दूसरी कंडीशन आती है, हाँ ब्रुसेल्स की देखते हैं। ब्रुसेल्स जो कि राजधानी है बेल्जियम की, इस इलाके में 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, वो अमीर है। और इसी इलाके के अंदर 20% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है जो आपको समझना जरूरी है कि ये लोग जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो अमीर क्यों हैं। दरअसल ये जो हमारा इलाका है इसी से पूरा जो बेल्जियम वो मैनेज होता है और इसी के अंदर, इस इलाके के अंदर पॉपुलेशन किसकी है, फ्रेंच की है। तो इस वजह से ये लोग अमीर हैं। ये लोग एज कंपेयर टू डच भाषा बोलने वाले, जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों से अमीर है, एजुकेशन में भी आगे है, जॉब भी इनकी ज्यादा सिक्योर है। अगर ये उल्टा होता, इट मीन्स यहाँ पे डच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा होते तो ऐसा पाया जाता कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की कंडीशन पीछे रहती। इसी बात को लेकर यहाँ पे क्या है पंगा, डच वर्सेस फ्रेंच, इसी बात को लेकर ब्रुसेल्स के अंदर लड़ते झगड़ते हैं, मतलब टेंशन्स वगैरह हैं। दरअसल क्यों है, क्योंकि ये तो अमीर है जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और डच भाषा बोलने वाले लोग अमीर नहीं है। तो इनके बीच का गैप आप आराम से पता कर सकते हो कि फ्रेंच भाषा और डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में कितना गैप है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा अभी। अब हम आगे बढ़ते हैं श्रीलंका की तरफ। अब हम यहाँ पे श्रीलंका का देखें तो श्रीलंका के अंदर भी सेम कंडीशन यही है, वहां पे भी बनावट है सेम इसी तरीके से। पहले इसके मैप को समझे हम, फिर हम आगे देखेंगे। दरअसल क्या है, यहाँ पे ये हमारा श्रीलंका यहाँ पे मैंने बनाया है। जो स्टार बने हैं ये हमारे श्रीलंकन तमिल है। यहाँ पे भारतीय तमिल रहते हैं, जो इलाका है हमारा भारतीय तमिल का ये श्रीलंकन तमिल्स का है।
भारतीय तमिल वो लोग हैं जो रहते तो भारत में थे, लेकिन जब क्योंकि जो श्रीलंका वो भी गुलाम था, तो गुलाम क्योंकि भारत भी था और ये भी था, तो हमारे जो तमिल लोग थे उनको गुलाम बनाकर श्रीलंका लाया गया था और यहीं पर फिर वो बस गए, फिर वापस अपने देश भारत नहीं गए और यहीं पे रह गए, तो उनको भारतीय तमिल कहा जाता है। और जो डॉट डॉट आपको ऐसा दिखा है, ऐसे कई जगह पे जो है मुस्लिम्स लोग रहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मुस्लिम्स हैं, तमिल्स हैं, इंडियन तमिल्स हैं और सिंघली लोग हैं, जो कि सिंघली लोग की जो पॉपुलेशन वो हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। श्रीलंका एक द्वीपीय देश, एक आइलैंड है। आइलैंड वो होता है जो पानी चारों तरफ पानी से घिरा होता है, तो देख सकते हैं श्रीलंका के आसपास देखोगे मैप में तो पानी से घिरा है। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ से ज्यादा है। यहाँ पे भी अलग अलग जातीय समूह रहते हैं और इसकी आबादी अगर पॉपुलेशन देखें तो 2 करोड़ से ज्यादा, और यहाँ पे भी अलग अलग लोग रहते हैं, जो उनका जो कल्चर है वो अलग है। अब क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंगली भाषी जो बोलते हैं वो लोग हैं 74%, यानी पूरे श्रीलंका के अंदर 74% लोग सिंगली भाषा बोलते हैं और 18% जो लोग हैं वो तमिल भाषा बोलते हैं, तमिल से जो तमिल भाषा बोलते हैं। तमिल में 2 टाइप तमिल है, एक है श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल की पॉपुलेशन 13% है और भारतीय तमिल की पॉपुलेशन कितनी है, 5% है। तो यहाँ पर है और ये हमारे भारतीय तमिल। तो भारतीय तमिल की जो पॉपुलेशन है वो 5% है, श्रीलंकन तमिल की जो पॉपुलेशन है वो है 13%। यहाँ पे ईसाई भी रहते हैं जो कि तमिल और सिंगली दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। वो ईसाई लोग तमिल भी बोलते हैं और सिंगली भी बोलते हैं, जैसे मुस्लिम्स लोग हिंदी भी बोलते हैं। उसी तरीके से हमारे देश के अंदर ईसाई लोग हिंदी भी बोलते हैं, मुस्लिम्स भी हिंदी बोलते हैं, भारतीय जो हमारे इंडियन हिंदूज हैं वो भी हिंदी बोलते हैं। सेम उसी तरीके से ईसाई लोग भी तमिल और या फिर या तो तमिल बोलते हैं या फिर सिंगली। और ईसाइयों की अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो 7% है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो सबसे ज्यादा डोमिनेंस है वो किसका है, सिंगली भाषा बोलने वाले लोग, यानी जो सिन्हालीज हैं जो सिंगली भाषा बोलते हैं उनका डोमिनेंस यहाँ पे हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ज्यादातर सिंगली भाषी जो है वो बौद्ध धर्म के, जो ज्यादातर भाषा बोलते हैं सिंगली, उनका जो धर्म अगर देखें तो बौद्ध धर्म के, और जो तमिल भाषा बोलते हैं वो ज्यादातर भारतीय धर्म के हैं। अब इसी बात को लेकर यहाँ पे पंगा है, सिन्हाला भाषी लोगों और तमिल भाषी लोगों में ये किस बात को लेकर लड़ रहे हैं। हालांकि धर्म को लेकर उतना नहीं है, यहाँ पर सिन्हाला भाषी और तमिल भाषी लोग में किस बात को लेकर लड़ाई है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तो हमने जस्ट इनका बैकग्राउंड समझा है कि आखिरकार जो ब्रुसेल्स है वहां पे किस बात का पंगा था और जो श्रीलंका है वहां पे किस बात की पंगा था। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिरकार यहाँ आखिर चल क्या रहा। वीडियो में हम श्रीलंका में बहुसंख्यावाद को पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बहुसंख्यकवाद क्या होता है इसको समझते हैं। यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है यानी उसकी संख्या ज्यादा है तो वह अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। यानी जिस भी देश के अंदर जिस भी कम्युनिटी की ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, ज्यादा लोग उस धर्म के रहते हैं, तो वो शासन अपने मन चाहे ढंग से कर सकता है और अल्पसंख्यक की इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। और जो दूसरे धर्म या भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको अवहेलना, उनकी डिमांड्स को मान नहीं सकते। यानी बहुसंख्यक अपनी मर्जी चलाए, जो उसको सही लगता है वो करे, और देश के अंदर जो अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म अलग अलग जाति की, उनकी ना सुने, बस केवल अपनी ही चलाए। इसे ही बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1988 को आजादी मिली। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय को प्रभुत्ता कायम करने के लिए कदम उठाए। दरअसल लोगों ने चुना, गवर्नमेंट चुना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी सबने वोट दिया। हमें पता है यहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं, सिख्स रहते हैं, तमिल्स रहते हैं और क्या कहते हैं सिन्हाला वाले लोग रहते हैं। तो दरअसल क्या हो, सबने मिलकर गवर्नमेंट को चुना। गवर्नमेंट का क्या काम होना चाहिए था सरकार का कि सबके लिए काम करे, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने केवल सिंघली समुदाय के लिए काम किया। होता क्या है, 1956 में कानून बनाया गया। ये कानून सिंघलियों को प्राथमिकता देता था, यानी सिंघलियों के लिए ज्यादा बात ये करता था, उनको ज्यादा बेनिफिट पहुंचाता था ये कानून। इस कानून में क्या था, सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दी, यानी जो सिंघली लैंग्वेज है
उसको एकमात्र राजभाषा कर दिया गया। जैसे हमारे के अंदर ऐसा नहीं, हमारे को अलग अलग जो लैंग्वेज है उसकी प्रायोरिटी दी गई है, पर यहाँ पे जो सिंहली है उन्हीं को ही प्रायोरिटी दे दी गई कि राजभाषा वही होगी। सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता कि अगर आप सिंहली कम्युनिटी से हो तो आपको सरकारी नौकरी में बेनिफिट वगैरह मिलेगा, अगर सिंहली कम्युनिटी का नहीं हो तो नहीं मिलेगा। सरकार का बौद्ध धर्म का संरक्षण और बढ़ावा, सरकार केवल बौद्ध धर्म पे ही ज्यादा फोकस थी और उसी का संरक्षण करती थी, बचाव करती थी और उसको ही प्रमोट करने की कोशिश करती थी। जो बाकी धर्म है उनको वो इग्नोर कर देती थी। श्रीलंकाई तमिल को ही नाराजगी, ऐसे में जो श्रीलंकन तमिल थे, श्रीलंकाई तमिल हमें पता है, वो लोग नाराज हो गए। उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा कि गवर्नमेंट हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है। उनको लगा कि उनके साथ बेगानापन वाला व्यवहार हो रहा है, कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, पराये की तरह उनको समझा जा रहा है। दूसरा, राजनीतिक अधिकार उनको नहीं दिए जा रहे। जैसे उनको राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए कि उनके जो धर्म है या जो उनकी भाषा है उसको भी प्रायोरिटी दे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सेम वही भाषा को प्रायोरिटी नहीं दी गई, भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है, उनको ऐसा लग रहा है, और उनके धर्म को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। जो प्रोटेक्शन बौद्ध धर्म को दिया जा रहा है वो प्रोटेक्शन और किसी धर्म को नहीं दिया जा रहा। इस वजह से वहां के जो श्रीलंकाई तमिल्स थे वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए। उनको लगा गवर्नमेंट हमारे साथ सही काम नहीं कर ली। आखिरकार फिर इन लोगों की मांग क्या थी? ये लोग डिमांड करने लगे कि हमें भी समान अधिकार मिले जैसे सिंहलियों को मिला है, सबको इक्वल रखो, जॉब्स में भी सबको इक्वल रखो, धर्म भाषा हमारे धर्म को भी प्रायोरिटी दो, आप उनके धर्म को प्रायोरिटी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, लेकिन हमारे धर्म और हमारी भाषा को भी आप प्रायोरिटी दो। अगर नहीं दे सकते तो ऐसा करो, तमिल ईलम से एक राज्य बना दो, हमारे लिए एक सेपरेट बना दो, आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। ऐसा हुआ। अब ऐसे में क्या हुआ कि इन्होंने अपनी डिमांड्स तो कई सारी रखी, लेकिन गवर्नमेंट इनकी बात नहीं मानी। ऐसे में कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी फॉर्म किए ताकि इन सब चीजों की डिमांड रखी जा सकती है। खुद राजनीति में आके, खुद पॉलिटिक्स में आकर वो काम, ये सारी चीजें करें। अब ऐसे में श्रीलंकन तमिल्स और सिन्हालास के बीच में क्या हुआ? कन्फ्लिक्ट हुआ। श्रीलंकन तमिल और जो सिंहली लोग हैं उनके बीच में लड़ाई हुआ। लड़ाई की वजह से क्या हुआ? वहां गृह युद्ध चला। गृह युद्ध का मतलब होता है कि देश के अंदर ही आपस के लोग ही एक दूसरे को मारपीट रहे हैं, तो गृह युद्ध चला। जाने गई, रोजगार लोगों ने अपना गवा दिया, शरणार्थी बने। इसका नतीजा ये निकला। हालांकि बहुत नतीजा थे, लेकिन ये मेन में जैसे कि देश की इकोनॉमी खराब हो गई, देश का ग्रोथ नहीं हो पाया, बहुत ही ग्रोथ की जो स्पीड थी वो बहुत ही कम थी इन दिनों, तो इस तरीके की रिजल्ट निकल कर आया। 2009 में एंड इसे किया गया और इसके बाद इनकी सिचुएशन बदली और इन्होंने हमारे जो साउथ एशिया के देश हैं इनमें काफी प्रगति की। इवन भारत के से कंपैरिजन करें तो यहाँ के जो देश हैं, श्रीलंकन की जो स्टेट्स वगैरह है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन इंडिया की बात अलग है, श्रीलंका की बात अलग है, क्योंकि इनके अपने बड़ा है भारत, श्रीलंका थोड़ा छोटा है, तो वो बात अलग है। लेकिन कुछ चीजों में कंपेयर करें तो हमसे आगे है, अगर बड़े और छोटे राज वगैरह ये सब हटा दे तो। अब आता है यहाँ पे जो चैप्टर मैंने अभी पढ़ाए वाला टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रीलंका की डिमांड्स उनकी क्या थी, वो किस चीज का डिमांड कर रहे थे, सिविल वॉर क्यों हो रहा था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सिविल वॉर का क्या रिजल्ट निकला, इस तरीके का क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि आखिर का कानून जो बनाया गया था वो कानून में क्या था, तमिल क्यों नाराज थे, इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो इनको जरूर पढ़ लीजिएगा और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बेल्जियम की समझदारी पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक को हम अच्छे से स्टडी करेंगे और यही टॉपिक जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसी टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। इससे पहले की भी वीडियो बन चुकी है इस चैप्टर की, उसको देख सकते हैं, आगे भी वीडियो बनेगी, उनको भी जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं। बेल्जियम ने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। जैसा कि हमें पता है कि बेल्जियम के अंदर अलग अलग डाइवर्सिटी थी, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, तो श्रीलंका के अंदर भी यही था। बट श्रीलंका वाले लोगों ने क्या किया कि अपने यानी सिन्हालीज लोगों पे को ज्यादा प्रेफरेंस दिया और जो अदर कम्युनिटी थे उनको प्रेफरेंस नहीं दिया। बेल्जियम में भी यही पंगा था, लेकिन उसने इस चीज को समझा कि हम अपने आप को प्रेफरेंस ना दे, हमें सभी अलग कम्युनिटीज जो हैं उनको भी प्रेफरेंस देना चाहिए। ये मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पिछली वीडियो जरूर देखिए, तो आपको इस चीजें समझ में आएगी।
1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए, यानी 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपना 4 बार संशोधन किया ताकि किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो, ताकि किसी को ऐसा फील ना हो कि उनको उनके साथ बड़ा गलत बर्ताव हो रहा है, उनके साथ उनकी जो गवर्नमेंट है उनके लिए काम नहीं कर रहा है। इस वजह से उन्होंने 4 बार संशोधन किया ताकि सब लोग खुश रहें। अब एग्जाम में जो पूछा जाता है यही पूछा जाता है बेल्जियम का मॉडल क्या था, या बेल्जियम ने किस तरीके से समझदारी दिखाई, या बेल्जियम ने ऐसा क्या काम किया जो श्रीलंका ने नहीं किया, बेल्जियम ने ऐसा क्या काम किया जिससे कन्फ्लिक्ट वहां पे नहीं हो। तो ऐसा करके घुमा फिरा के ऐसा कुछ पूछेगा तो आपको यही आंसर लिखना पड़ेगा। अब एग्जाम यही पूछ ले बेल्जियम मॉडल क्या है तो आप यही लिख देना। पहला उन्होंने काम किया कि संविधान हम सबको पता है, 9th से हम पढ़ के आ चुके हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन होता है देश के अंदर, जो कैसे चलेगा, कैसे काम चलेगा, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस होंगी, संस्थाएं होंगी, वो सारी संविधान में लिखा गया रहता है। जैसे भारत का एक संविधान है, तो संविधान केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। तो ये कहा गया कि जो केंद्रीय सरकार होती है, जैसे हमें पता है केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, तो केंद्र सरकार के अंदर डच और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो मंत्री हैं उनकी संख्या समान रहेगी, यानी जितने डच मंत्री रहेंगे उतनी फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग भी मंत्री रहेंगे। कहां पर? केंद्र सरकार के अंदर। आगे बढ़ते हैं कि कुछ विशेष कानून तभी बनाए जा सकते हैं जब दोनों भाषी समूह के सांसदों को बहुमत उसके पक्ष में हो। यानी दोनों कानून कहने का मतलब तो ही बनाया जा सकता है विशेष कानून जब डच वाले लोग भी, फ्रेंच वाले लोग भी इस बात को लेकर सहमत हो कि हाँ बना लिया जाए, तो ही बना सकता। अगर डच लोग चाहें कि बना दिया जाए और फ्रेंच लोग ना चाहे तो भी नहीं हो सकता। अगर फ्रेंच लोग चाहें कि बना दिया जाए और डच लोग चाहें कि ना बने तो ऐसा नहीं है, दोनों लोगों की सहमति होना चाहिए, यानी डचेस की भी और फ्रेंच की भी। दूसरा पॉइंट जो आपको लिखना पड़ेगा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां जैसे राज्य सरकार को दे दी गई। केंद्र सरकार की शक्तियां हैं उसको बांट दी गई। किसमें बांट दी गई? राज्य सरकार के अंदर। जैसे हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एसजी यानी स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जैसे एमसीडी, पंचायत वगैरह होते हैं, इनके पास कम पावर होती है। उससे ऊपर आता है स्टेट गवर्नमेंट, दो एरो कमेंट्स थोड़ा ज्यादा पावर हो गई इनके पास, जिसमें हमारे मंत्री वगैरह आते हैं, वो सीएम वगैरह जो आते हैं ना वो एक राज्य के अंदर, और आते ही सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत देश के अंदर पीएम वगैरह इसी के अंदर आते हैं, तो उनके पास ज्यादा पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास उससे कम, और उससे कम लोकल गवर्नमेंट के पास। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, जो इसके पास पावर थी उसने कुछ पावर इसको दे दी स्टेट गवर्नमेंट को, और राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। सबसे अच्छी चीज इसमें है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फ्री है। ऐसा नहीं है कि पावर तो दे दिया गया इसने इसको पावर दे दिया, उस पावर को कोई देने का मतलब ही नहीं बनता, ये हमेशा बार बार उसको परेशान करता है, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ जो पावर दे दी गई अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है, जैसा मन करे आप उसको यूज करो, सही तरीके से यूज करो, देश के वेलफेयर के लिए यूज करो। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बस नाम की पावर दे रखी और असली काम यही कर रहा है, नहीं, इस तरीके से ऐसा नहीं किया गया है। अगला आता है थर्ड पॉइंट, जो कि है ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। जो ब्रुसेल्स है हमारी, जो पता है, जो बेल्जियम की जो कैपिटल ब्रुसेल्स है, उसमें अलग टाइप की गवर्नमेंट है, सरकार है। इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, यानी दोनों समुदाय जितने फ्रेंच रहेंगे उतना, मतलब दोनों की इक्वेलिटी दिया गया है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। हमें पता है कि जो हमारा ही ब्रुसेल्स है इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो किसकी थी? फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की, और जो बाहर का जो इलाका पड़ता था उसमें जो भाषा ज्यादा बोली जाती थी वो बोली जाती थी हमारी डच बोली जाती है, क्योंकि देश जो ब्रुसेल से ही ज्यादा रन वगैरह मेन यही था, तो और इनकी फ्रेंच की पॉपुलेशन ज्यादा थी तो इन्हीं के दबदबा था। तो ऐसे में यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो फ्रेंच वाले लोग हैं इसके अंदर इन्होंने पावर्स को अपनी डिवाइड कर दिया। पहले फ्रेंच का डोमिनेंस हुआ करता था, अब इन्होंने डच को भी डोमिनेंस क्रिएट करवा दिया कि आप भी रहो और हम भी रहेंगे।
और फ्रेंच लोग इस वजह से माने क्योंकि इन बाहरी जो इलाके हैं मान लेते हैं, इन पे डच का दबदबा हुआ करता था, डच का रुतबा रहता था। तो ये डच भी कॉम्प्रोमाइज उन लोगों ने किया कि आप यहाँ पे मतलब डच और फ्रेंच दोनों आ गए, और इस जगह पे भी फ्रेंच और डच दोनों आ गए। पहले इस जगह पे डच ही डच रहते थे और इस जगह पे फ्रेंच। तो ऐसा डिसाइड किया गया कि यहाँ पे भी डच और फ्रेंच आ जाए और यहाँ पे भी डच और फ्रेंच आ जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे काम किया गया। वही चीज है, इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार, क्योंकि केंद्र सरकार के उन्होंने कहा इक्वल होगा। अगर क्योंकि देखा जाए पॉपुलेशन के बेस पे तो डच आ गए तो केंद्र सरकार के अंदर उनकी नंबर्स ज्यादा हो जाएगा, तो लेकिन उन्होंने कहा कि कोई नहीं, हम इक्वल कर देते हैं। तो इस पे फ्रेंच वाले लोगों ने कहा चलो आप उधर इक्वल कर रहे हो तो हम इधर इक्वल कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे काम किया गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो थोड़ा पीछे रिवाइज करिए और फिर समझने की अच्छे से कोशिश करिए। फोर्थ पॉइंट आता है, यहाँ तक कि तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। मैंने आपको बताया 3 स्तर की टाइप होती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है। तो तीसरे स्तर की सरकार भी यहाँ काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। और इस तीसरे स्तर की जो सरकार होती है उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं और सामुदायिक सरकार को केवल एक ही जो लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे वो डच बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, वही लोग इसको चुन सकते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले समुदाय चाहे जहां भी रहते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्रुसेल्स में रहते हो, कहाँ रहते हो, वेलन में रहते हो, कौन से इलाके में रहते हो, ये नहीं मैटर करेगा। आप कहीं पे भी रहते हो, आप अपने सामुदायिक जो सरकार है उसको चुन सकते हो। अगला पॉइंट आता है, जो सामुदायिक सरकार होते हैं आखिरकार वो क्या करेंगे, क्या अगर एग्जाम में ही पूछ ले कि उनके क्या अधिकार हैं, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखेंगे कि सांस्कृतिक, शिक्षा, भाषा, इनसे रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनको फैसले करने का, उनको सॉल्व करने का, कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है या इस सांस्कृतिक, शिक्षा, भाषा को कैसे और प्रमोट किया जाए, कैसे और अच्छा किया जाए, इस सब से रिलेटेड फैसले लेता है सामुदायिक सरकार। बेल्जियम मॉडल कुछ जटिल है और पर इससे बहुत बदलाव आए हैं। देखो आप लोगों को लग सकता है, हालांकि नहीं लगेगा वैसे, लेकिन ये एक्चुअली जटिल है। इसको समझना, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ पावर्स को दे दी गई, कहीं किसको पावर दे दी गई, तो ये समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है, प्रोसेस मुश्किल है, लेकिन इसका जो नतीजा है ना वो बहुत ही अच्छा निकला है और इससे ना काफी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो पहले ही प्रॉब्लम है लेकिन रिजल्ट तो काफी अच्छा निकल कर आया है। ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का संसद, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ब्रुसेल्स के अंदर यूरोपीय संघ का संसद, अगर एमसीक्यू में है तो आप ऐसा लिख सकते हो। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज, आप इस एग्जाम में क्या, इस टॉपिक्स में अभी हमने जितना पढ़ा उसमें क्या पूछा जा सकता है, पहला ये। दूसरा ये पूछा जाएगा कि बेल्जियम ने, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बेल्जियम ने किस तरीके से समझदारी का प्रयोग किया, बेल्जियम ने ऐसा क्या काम किया जिससे वहां पे कन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं हुए। इस तरीके के एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसी आंसर लिखना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, कैसा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को खूब सारे प्यार दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कि इस वीडियो में हम सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है ये हम समझने वाले हैं। यानी हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सत्ता है, जो पावर है, क्या उसको बांटा जाना चाहिए? अगर बांटा जाना चाहिए तो वो क्यों जरूरी है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा ही पूछा जाता है कि सत्ता के साझेदारी को क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी समझा जाता है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि ज्यादा मार्क्स के नहीं पूछा जाएगा, जैसे 2 मार्क्स वगैरह में पूछा जा सकता है तो, या फिर एमसीक्यू में कुछ दे सकते हैं तो, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये। एग्जाम्स में आपकी स्कूल टेस्ट वगैरह में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। कहा यह जाता है कि सत्ता का बंटवारा बहुत जरूरी है करना, और ये ठीक भी है क्योंकि इससे जो अलग अलग समाज में समूह होते हैं, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अगर भारत देश की बात करूँ तो इनके बीच के टकराव का जो अंदेशा होता है वो कम हो जाता है। जाहिर सी बात है कि मान लेते हैं एक मिठाई है, मिठाई को अगर ना बांटो आप, किसी दो लोगों के लिए मिठाई है, लेकिन आपने उन दोनों के बीच में बंटवारा नहीं किया है तो दोनों आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, वो कहेगा कि तुमने ज्यादा
ले लिया, दूसरा कहेगा कि तुमने ज्यादा ले लिया, बट लेकिन आप उनको सही तरीके से अगर बांट दोगे तो वो लोग कन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़े करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले सकता है। कहा जाता है कि अगर आप पावर को, जो सत्ता है उसको सही से बांटोगे नहीं, पावर को सही से डिवाइड नहीं करोगे, तो आगे चलकर ना यही बड़ी प्रॉब्लम खड़ा करता है। ये हिंसा का रूप ले लेता है, लोग एक दूसरे को मारते पीटते हैं, राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, यानी देश के अंदर जो बात होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए वो बात वहां पे नहीं होती, वहां पे डिस्कशन हो जाता है कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो कैसा नहीं हो। पूरी जो कंट्री है सबका ध्यान यहीं पर ही फोकस्ड हो जाता है। इसलिए सत्ता में हिंसा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है, और इसीलिए हमें जो सत्ता है, जो पावर है, उसके अंदर शेयर करना, लोगों को, अलग अलग समूहों को, अलग अलग लोगों को पावर देना बहुत ही ज्यादा जरूरी बनता है, क्योंकि इससे टकराव की स्थिति कम हो जाती है। अगला आता है, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर जो बहुसंख्यक समुदाय है, यानी जिसकी पॉपुलेशन उस देश के अंदर ज्यादा है, अगर उसकी जो इच्छा है, जो विश है, अगर बाकी सभी लोगों पे थोपोगे, यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन पे अगर आप थोपोगे, तो एक पल के लिए तो चलो ठीक है, कुछ समय के लिए लाभकारी लग सकता है, कुछ समय के लिए लगेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर आगे चल के देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। क्योंकि अगर अभी आपको लत लग गई है, यानी जो जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो अभी तो आपको पर थोप रहे हैं चीजें, लेकिन आगे चल के हो सकता है वो इसको अपना एक हैबिट ही बना ले और बार बार अपनी मनचाही चीजें करते रहे। जैसे श्रीलंका के अंदर सिन्हालीज ने किया था अलग अलग कम्युनिटी के साथ, जैसे श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया था, तो ऐसा हो सकता है। आगे चल के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के लिए बर्बादी का कारण बन सकता है, और आगे चलकर ये दोनों ही समूह के लिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या फिर बहुसंख्यक हो, दोनों के लिए वो आगे चल के बर्बादी का कारण बन सकता है। तो इसी वजह से हमें पावर का बंटवारा करना चाहिए। हालांकि उसी का पार्ट था। अब आता है दूसरा पार्ट, दूसरा पॉइंट जो कि लिखना पड़ेगा आपको, कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। कि सत्ता की जो साझेदारी है वो लोकतंत्र की आत्मा है, उसकी सोल है, और उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, और उन्हीं के बीच क्या हो, सत्ता को बांटा जाए, यानी लोगों के बीच में सत्ता का डिवीजन किया जाए। इसलिए वैध सरकार वही है जिससे सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, और वैध सरकार वही, यानी अच्छी सरकार, वैलिड सरकार वही है, अच्छी गवर्नमेंट वही है, वैलिड गवर्नमेंट वही है जो सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, जिसमें जो सभी समूह है, यानी समाज के अंदर अलग अलग लोग हैं, वो इस शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं, तो ही इसे अच्छा माना जाता है। अगर कुछ ही कम्युनिटी के लोग इस शासन, हमारी जो सिस्टम है उससे जुड़ पा रहे हैं, तो उसे कोई अच्छा नहीं माना जाएगा। अच्छा इसे तब माना जाएगा जब पूरी कम्युनिटी हमारी उस जो शासन व्यवस्था, जो सिस्टम है उससे जुड़े। अगर इस पेन को कई सारे लोग खरीदे, इस पे ट्रस्ट करें, तो इस पेन को अच्छा माना जाएगा। कुछ ही लोग अगर इस पेन को खरीदते हैं तो इसे अच्छा नहीं माना जा सकता। सेम इसको डेमोक्रेटिक, इस पेन को डेमोक्रेटिक समझो। हालांकि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, 2 पॉइंट बताया। अक्सर इसमें पूछा जाता है कि युक्तिपरक तर्क क्या है या नैतिक तर्क क्या है, ये बताइए। एग्जाम में ऐसा भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, या पूछ ले, स्टेटमेंट दे दे तो ये पूछे कि युक्तिपरक है या फिर नैतिक तर्क है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, जो हमने फर्स्ट पॉइंट दिया वो युक्तिपरक है, और जो ये दूसरा पॉइंट है वो नैतिक तर्क है। आखिरकार युक्तिपरक और नैतिक तर्क क्या होते हैं? युक्तिपरक हम उसे कह सकते हैं, यानी ये परिणामों पे जोर देता है। जैसा कि हमने देखा कि ये इस चीज पे फोकस करता है कि देश के अंदर क्या क्या चीजें कर दोगे, क्या क्या रिजल्ट आ सकता है अगर आप ये चीजें कर दोगे। जैसे उसमें कहा गया कि पावर को अगर डिवाइड कर दोगे तो हिंसा नहीं होगी, अगर पावर को डिवाइड नहीं करोगे तो इसका रिजल्ट हिंसा हो सकती है। तो यहाँ पर ये परिणामों पे जोर देता है। और जो दूसरा पॉइंट मैंने अभी समझाया, ये नैतिक तर्क पे जोर देता है, यानी महत्व को बताता है। इसमें ये महत्व बताता है कि समूह का शासन का सभी लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी, यानी उसकी इम्पोर्टेंस को बताता है। कहता है कि सभी लोग जुड़कर रहेंगे तो ही देश के लिए अच्छा है, वरना अच्छा नहीं है।
आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। और हाँ, इसके बाद की जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उस वीडियो से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, पूरी देखिए। अच्छी वीडियो लगी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जिनको भी इनकी जरूरत है। जो भी इस सब्जेक्ट में वीक है, इस टॉपिक में वीक है, उनको ये शेयर करिए। हो सकता है कि आप उनकी मदद कर पाओ। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग सत्ता की साझेदारी के रूप ये पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम ये समझेंगे कि जो सत्ता है उसकी साझेदारी के क्या क्या रूप हो सकते हैं, यानी सत्ता को, पावर को डिवाइड करने के लिए कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं, क्या कौन कौन से तरीके वो हो सकते हैं। ये वीडियो लंबी होने वाली है, साथ ही साथ ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाना कंफर्म ही होता है और ये टॉपिक आपके स्कूल टेक्स्ट के एग्जाम में भी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। काफी लंबे समय से लोगों की मान्यता थी, ये लोग मानते थे कि जो पावर्स है, यानी सरकार की जो सारी शक्तियां हैं, वो एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में होनी चाहिए। यानी एक व्यक्ति को दे दो या व्यक्तियों का, कई लोगों का एक समूह हो, ग्रुप हो, उनको पावर दे दिए जानी चाहिए। लेकिन ये बदला है। लोकतंत्र में क्या होता है? जनता का शासन होता है, विभिन्न समूहों और अनेक विचारों का सम्मान होता है, सब अपनी आवाज उठा सकते हैं। धीरे धीरे बदला, लोगों ने लोकतंत्र को चुनना पसंद किया। लोकतंत्र को लोगों ने इस वजह से चुनना पसंद किया क्योंकि यहाँ पे जनता का शासन होता है, यानी हम लोग अपने लीडर को चुन सकते हैं। अलग अलग जो समूह होते हैं उनके विचारों का सम्मान किया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है और कोई भी समूह है अपनी आवाज उठा सकता है अगर उसको ऐसा फील हो रहा हो कि उसके साथ गलत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। तो वही चीज कि सत्ता जो साझेदारी है सत्ता की, उसके कई सारे रूप हो सकते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से होता है हमारा शुरू। पहला पॉइंट आता है हमारा, पहला पॉइंट है शासन के विभिन्न अंगों में शक्ति का बंटवारा। पहला आरोप आता है कि शासन का जो है उसके जो अंग हैं अलग अलग, उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दो। कौन से वो अंग होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके बारे में हमने 9th क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। विधायिका वो होती है जो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसी बनाए गए कानूनों को लागू करवाती है, न्यायपालिका देखती है कि कानून को सही तरीके से पालन हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ कमियां है तो कैसे सुधारी जा सकती है। इस तरीके का काम इनका होता है। इसमें हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्षैतिज वितरण का एग्जाम्पल दीजिए, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका लिख दीजिए, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। देखो एग्जाम में पूछा जाए क्षैतिज वितरण क्या है, तो आप लिख देना क्षैतिज, जहां पे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है और सरकार विभिन्न अंग, मतलब इनका एक ही अंग तो है, इनके अलग अलग पार्ट है, लेकिन इनकी जो पावर्स है वो एक ही स्तर पर रहती हैं और एक ही स्तर पर रहकर अपने काम को करते हैं। हालांकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इनका कार्य अलग है, विधायिका का कार्य अलग है, कार्यपालिका का, न्यायपालिका, लेकिन जो इनकी पावर्स है वो इक्वल है। विधायिका की भी इक्वल है, कार्यपालिका की भी इक्वल और न्यायपालिका की भी इक्वल है। ऐसे बंटवारे में सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। और ऐसे बंटवारे क्षैतिज वितरण से एक बात तो कंफर्म हो जाती है, क्योंकि जब सभी को पावर्स इक्वल दे दी गई है तो कोई भी जो दूसरा संस्थान है वो पावर का मिस यूज नहीं कर सकता और अपनी शक्तियों का बेतहाशा जितना मन कहे उतना यूज वो नहीं कर सकता। उसकी शक्तियों पर लिमिट लग जाती है। हर अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। वही चीज, हर जो अंग है वो दूसरे अंग जो अंग है उस पर अंकुश रखता है। एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि ये लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और इसके ऊपर जो अगर उनको लगता है कि गलत कर रहे हैं तो उनको वो आवाज भी उठाते हैं, उनको बताते भी कि आप गलत काम कर रहे हैं, उसको सुधारो। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है और इससे क्या होता है कि जो संस्थाएं होती हैं उनके बीच संतुलन बना रहता है,
कोई भी बैलेंस खराब नहीं होता, क्योंकि अगर एक इंस्टीट्यूशन को आप पावर ज्यादा दे दोगे, एक संस्था को, तो बैलेंस बिगड़ सकता है कि एक इसको ज्यादा दे दिया गया तो नीचे आ गया, तो ये हो सकता है कि इसकी मनमानी ज्यादा चले। लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे होते रहते, तो एक बैलेंस सा बना रहता है, जिससे हमारा जो कंट्री वो बहुत अच्छे से रन होता है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। आगे देखें, जो कि अब हमारा आता है दूसरा पॉइंट, यानी दूसरा प्रकार हम समझेंगे यहाँ पर। पहला तो हमने क्षैतिज वितरण देखा, अब दूसरे प्रकार में हम सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। यानी दूसरे प्रकार में जो सरकार के जो विभिन्न स्तर होते हैं उनके बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है। अब ये विभिन्न स्तर क्या होते हैं इसको समझते हैं। संघ या केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार या फिर प्रांत सरकार, क्षेत्रीय सरकार। केंद्र सरकार जो होता है वो पूरे देश के लिए होता है, ये एक अलग स्तर हो गया। दूसरा स्तर राज्य सरकार या प्रांत सरकार, एक ही बात है, अलग अलग नाम दिए गए हैं बस। प्रांत स्तर का या फिर राज्य सरकार वो होता है जो एक स्टेट में रहता है, बस वो स्टेट तक का ही देखता है। ये जो संघ होता है पूरे देश के लिए कानून वगैरह बनाता है, पूरे देश के लिए काम करता है। लेकिन जो राज्य होता है अपने उस राज्य की जहां तक बाउंड्री है, जैसे दिल्ली की जहां तक बाउंड्री है, तो इसके जो हेड होंगे वो दिल्ली के अंदर तक ही काम करेंगे, वहां से लेके रूल्स वगैरह बनाएंगे। क्षेत्रीय स्तर, ये एक राज्य के अंदर का भी एक बहुत ही छोटा हो जाता है, जैसे कि एमसीडी होना और गांव में पंचायत का होना, ये क्षेत्रीय स्तर का होता है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर अलग अलग स्तर है, इसका स्तर अलग है, इसका स्तर अलग है, इसका स्तर अलग है। स्तर का इस वजह से अलग है क्योंकि इनका स्तर, अगर पावर्स इन तीनों को एक जैसी ही दी गई होती तो इनका स्तर सेम होता। लेकिन क्या इनकी पावर्स एक स्तर की है? नहीं, ना इसके पास ज्यादा पावर्स है, इसके एज कंपेयर टू इसके पास थोड़ी कम है और इसके पास इससे भी कम है। तो यानी सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो केंद्र, उससे कम प्रांत और सबसे कम क्षेत्रीय स्तर की जो सरकारें होती हैं, क्षेत्रीय स्तर का जो भी होता है। हर देश में ऐसा बंटवारा नहीं है, लेकिन हर देश में ऐसा बंटवारा किया गया है ऐसा नहीं है। लेकिन जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। और जिस भी देश के अंदर ऐसा बंटवारा किया गया है, क्षेत्रीय वाला, संघ वाला, राज्य वाला, उसमें ये स्पष्ट संविधान होता, हमने पढ़ा है, रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक होती है, नियम कानूनों की बुक होती है जो बताती है देश कैसा चलेगा। उसके अंदर ये बताया गया है कि कौन सा काम किसका है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि अगर नहीं बताया जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है, लोकल गवर्नमेंट का काम क्या है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, किसी काम को लेकर लड़ सकते हैं, कहते हैं ये काम तो मेरा नहीं था, ये काम तुम्हारा था। वो कैसा कहेगा कि ये काम तो तुमको करना चाहिए था, ये काम मेरा नहीं है। तो ऐसे में लड़ाई वगैरह हो सकती है। तो इस वजह से संविधान इस बात का स्पष्ट है कि कौन सा काम किसका है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा, वही चीज जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारों को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है और इसे ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछे ऊर्ध्वाधर वितरण बताइए तो आप यही एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ऊर्ध्वाधर वितरण इसे कहा जाता है जहां पे पावर्स देख सकते हैं कि एक लेवल की नहीं है, जो कि मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया कि लोकल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी ज्यादा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि उसके पास, जैसे संघ इसे राज्य और इसे हमारा क्षेत्रीय सरकार, तो इनके पास हमें पावर्स का इस तरीके से डिवीजन देखने को मिलता है, बंटवारा देखने को मिलता है। इसीलिए इसे ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है, क्योंकि पावर्स यहाँ पे सेम नहीं। अगर सारे एक ही लाइन पे होते, सबको पावर इतनी ही दी गई होती, तो इसे क्षैतिज वितरण कहा जाता, पर ऐसा नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं जो कि हमारा तीसरा पॉइंट होगा। तीसरा प्रकार होगा सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच में भी हो सकता है। यानी जो सत्ता है, जो पावर है, वो आप भाषा, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म के जो उनके ग्रुप होते हैं, उनको भी आप दे सकते हो। जैसे कि कुछ देशों में संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में जिम्मेदारी दी जाए। कई देशों के कानून, संविधान में ऐसा कानून बना दिया गया है क्योंकि हमारे देश के अंदर जो महिलाएं हैं या फिर जो कमजोर समुदाय हैं उस देश के अंदर, उनको आगे लाया जाए। ऐसे में इस वजह से उनको विधायिका प्रशासन में जिम्मेदारी दी गई ताकि वो लोग अपना काम करें, अपने लिए काम करें, अपना उस महिलाओं का समुदाय और जो कमजोर समुदाय है वो लोग आगे निकल कर आए देश के अंदर, वो भी अपना योगदान दे सकें।
इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, और ऐसा इस वजह से किया जाता है ताकि विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी उनको मिल सके, ताकि लोग खुद का शासन से अलग ना समझने लगे। और ऐसा इस वजह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है ताकि महिलाओं और कमजोर समुदाय को ऐसा ना लगने लगे कि उनके साथ तो सरकार बड़ा बेगानापन व्यवहार कर रही है, मतलब उनको देख ही नहीं रही है और उनको इग्नोर कर रही है, उनके लिए कोई काम वगैरह नहीं किया जा रहा। ऐसे में महिलाओं और कमजोर समुदाय को कुछ आरक्षण वगैरह, रिजर्वेशन वगैरह दे दिया जाता है, ताकि उन लोगों को ऐसा फील ना हो कि वो लोग हमसे अलग है, बल्कि उनको देकर उनको आगे प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। आगे हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, जी चौथा प्रकार सत्ता के बंटवारा का। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों और शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। यानी अगर हमें सत्ता का बंटवारा करना है तो जो अलग अलग दबाव समूह होते हैं, जो आंदोलन करने वाले लोग होते हैं, उनको भी हम देकर सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए चीजें समझिए। जैसे लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में चुनाव होता है और चुनाव के अंदर जो कोई जीतता है वो शासन करता है। चुनाव के अंदर एक चीज होती है प्रतिस्पर्धा, यानी कंपटीशन होता है, हर कोई पार्टी जीतने की कोशिश करती है। इस प्रतिस्पर्धा से ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता एक व्यक्ति समूह के हाथ में न रहे, क्योंकि कंपटीशन रहेगा तो ये रहता है कि आज जिसके पास शासन है कल उसके पास है, कल उसके पास है तो परसों उसके पास है। अगर कंपटीशन ही नहीं रहेगा, एक ही पार्टी रहेगी, तो कोई कंपटीशन ना होने की वजह से बार बार ये शासन में आएगी और ये अपनी मनचाही तरीके से काम वगैरह करती रहेगी और इसको कोई रोके टोकेगा भी नहीं फिर, क्योंकि अकेली है। ऐसे में एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। क्योंकि इलेक्शंस होते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है, तो ऐसा नहीं होता ये पार्टी जीती है तो पूरे साल, मतलब कई 100 सालों तक यही राज करेगी, नहीं। एक समय ऐसा आएगा जब इस पार्टी का एंड होगा और कोई दूसरी नई पार्टी चुनकर आएगी। तो लंबे समय में ये देखा जाता है, यही इसमें बात किया गया कि अलग अलग विचारधारा के होंगे, सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती, मतलब चेंज होती रहती, यही नहीं कि यही हमेशा रहेगा। कई बार सत्ता की भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है, और कभी कभार तो हमें सामने देखने को ही मिल जाता है। वो कैसे सामने देखने को मिल जाता है, इसके लिए पहले आप ये देखिए। ABCD, ये ABC जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये इनकी विनिंग लाइन है, जो इसको क्रॉस कर देगा वही जीतेगा। और ऐसा नहीं है कि 2 ABC तीनों मिलकर क्रॉस, मतलब तीनों में से तीनों ही क्रॉस कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। इन तीनों में से कोई एक ही क्रॉस करेगा। तो हमारा मान लेते हैं A ने क्रॉस कर दिया, तो ये भाई जीत गया और इसने गवर्नमेंट बना दी। लेकिन जो यहाँ पे इस बात यहाँ पे जो बताई गई एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि 2 या अधिक पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि AB को मान लेते हैं पता है कि अगर चुनाव वो लड़ेंगे तो इस जो लाइन है जो उनको जीतने के लिए चाहिए वो नहीं जीत पाएंगे। ऐसे में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, A+B हो जाते हैं, ये लोग जुड़ जाते हैं और ये लोग जुड़ने की वजह से क्या होता है, जो इनकी लाइन है वो क्रॉस हो सकती है। तो ऐसे में यही इसमें बताया गया है कि अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, यानी अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं। इससे क्या होता है कि इस ग्रुप की आइडियोलॉजी और इस ग्रुप की आइडियोलॉजी हमारे सामने निकल के आती है और ये लोग भी शासन करते हैं और ये लोग भी अपना अपना भला करते हैं, मतलब अपने जो पूरी सोसाइटी होती है उनका वेलफेयर करती है। अगला देखा जाए तो इसी से रिलेटेड है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय कर देते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे व्यापारी का एक यूनियन बन जाता है, उद्योगपति का, किसानों का, और जो औद्योगिक मजदूर है जो इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर मजदूर लेबर वगैरह का काम करते हैं, तो इनका यूनियन वगैरह बन जाता है। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई काम वगैरह करती है तो ये यूनियन लोग क्या करते हैं, मिलकर उनको कहते हैं कि आपने हमारे साथ बहुत ही गलत किया, ऐसा ना करो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। तो इनको भी एक तरीके से पावर्स मिल जाती हैं। जैसे सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर, 2 तरीके से। पहला तो गवर्नमेंट इनको बुलाती है कि देखो हम आपके लिए पॉलिसी वगैरह बनाने जाते, तो हम आपसे राय लेना चाहते हैं कि भैया क्या किया जाना चाहिए, तो उसे सीधी भागीदारी कहा जाती है। दरअसल अब दूसरी कंडीशन होगी कि गवर्नमेंट ने रूल वगैरह बना दिया
और इन लोगों को लग रहा है खराब कि ये तो रूल हमारे लिए तो है ही नहीं, ये तो बहुत ही गंदा रूल है। तो ऐसे में क्या करेंगे, दबाव बनाएंगे कि आप रूल वापस करो, हम ऐसा चाहते हैं और आप ऐसा करो। तो दो तरीके से, या तो सीधे और मान जाएंगे, मतलब गवर्नमेंट पहले बुला लेगी, और दूसरी कंडीशन जो मैंने आपको बताया दबाव बनाकर। ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो ये समूह या तो दबाव बनाकर या तो सरकार इनको खुद इनवाइट करती है कि आ जाओ और आप लोग बताओ हमको क्या करना चाहिए। तो दो तरीके से ये लोग भी अपना सत्ता में भागीदारी दे देते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो अगर कभी डाउट वगैरह हो तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है, और आप कौन से, इस जो हमने 3-4 फॉर्म बताए हैं, आपको कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों आपको अच्छा लगता है, ये भी आप कमेंट करके हम मुझे बता सकते हो। और यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कमेंट करिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। और एक चीज और जाते जाते, वो ये कि इसके अंदर ये जो पूरा टॉपिक करवाए इसके नोट्स बना लीजिए। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो भी हमारी जरूर देखिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।